जय श्री राम। आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती है। उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। सावन का महीना शुरू हो गया है और पहला सोमवार है, उसकी भी आपको ढेर सारी बधाई। भारत और चीन विवाद, ये आज का टॉपिक रहेगा। समस्या को ही समाधान बना लिया जाए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की ये बात हर जगह लागू होती है। वो हर समस्या को ही समाधान बना लेते हैं और यही हमको समझाते हैं। कोरोना में भी उन्होंने यही समझाया था कि इसे अपने फेवर में यूज करिए, अपने पॉजिटिविटी के लिए यूज करिए, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और इसी को यूज करके कोरोना काल को आप इस तरह यूज कीजिए कि ये आपके जीवन में तरक्की लाए। समस्या का समाधान उन्होंने चीन विवाद को भी बनाया। कैसे बनाया, ये आपकी और मेरी दोनों की समझ में नहीं आया होगा। कई दिनों से हम सोच रहे हैं और रोज सुनते हैं कि चीन भारत के सीमा में घुस आया। विपक्षी पार्टियां भी रोज बढ़ चढ़ कर ये बयान देती हैं कि हमारी सरकार झूठ बोल रही है, प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं और चीन सच में सेना उसकी हमारे देश में घुस आई है। गलवान घाटी जो कि हमारे देश का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जो कि लद्दाख का एक हिस्सा है और चीन के साथ सटा हुआ है, एक बफर क्षेत्र है वहाँ पर जहाँ से एलओसी गुजरती है। एलओसी के इस तरफ चीन ने हमारी जो भूमि हथियाई थी 1950 में, जिसे अक्सई चीन के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक 180 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर लिया था 1951 से 1957 के बीच में। और वो निर्माण और उस पर चीन का अधिकार जब तक हमारी समझ में आता, जब तक हम उससे युद्ध करते, जब तक देर हो चुकी थी। और 1962 में चीन ने हमें उस युद्ध में भी हरा दिया और अक्सई चीन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। लेकिन अभी जब 15 और 16 तारीख को जून के महीने में चीन के सैनिकों ने गलवान घाटी में हमारे देश के सैनिकों के साथ हाथापाई की, मारपीट की और हमारे देश के सैनिक, दोनों तरफ के सैनिक शहीद हुए, तब हमारी समझ में ये बात आई कि ये चीन हमारे देश में हमला कर रहा है। क्यों कर रहा है, ये चाहता क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 और 35 ए हटाई, कश्मीर को अपने देश का हिस्सा घोषित कर दिया और ये संसद में घोषणा कर दी अमित शाह जी ने बड़े जोर शोर से कि जान दे देंगे लेकिन अपनी भूमि वापस लेकर रहेंगे। और उनकी ये बात, उनके ये वचन दुष्टता की चरम पर पहुंचे हुए चीन के लिए एक बम का गोला साबित हुए। चीन की समझ में आया कि जब ये पीओके के लिए ऐसा कह रहे हैं तो पीओके का वो क्षेत्र जो 1963 में पाकिस्तान ने उसे डोनेट कर दिया था, जी हाँ, 5000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पाकिस्तान ने चीन को दान में दे दी थी, उपहार में दे दी थी, जो कि उसने हमसे हथियाई थी कश्मीर की जमीन। और उस जमीन पर वन बेल्ट वन रोड का निर्माण अरबों डॉलर की लागत से चीन ने वहां पर कर दिया था, एक आर्थिक कॉरिडोर बनाने के लिए। और अगर भारत पीओके पर अपना कब्जा कर लेता है, वापस ले लेता है पीओके को, तो क्या होगा? वन बेल्ट वन रोड, उसकी अरबों खरबों की जमीन, उसकी रोड सब हमारे कब्जे में आ जाएगी और चीन के लिए एक इतनी बड़ी आर्थिक हानि होगी कि चीन उसको सह नहीं पाएगा, उसकी कमर टूट जाएगी, उसकी अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी, उसके सपने धाराशाही हो जाएंगे। और उसके साथ ही अक्सई चीन, जो कि चीन ने हथियाया था भारत से 1950 में, वो भी भारत छीन लेगा, क्योंकि भारत के अमित शाह जी ने संसद में घोषणा कर दी कि हम अपनी भूमि वापस लेंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी के भी हिस्से में हो। अक्सई चीन भी भारत का ही हिस्सा है जो कि चीन ने कब्जे में कर रखा है। और गलवान घाटी पर भी अब तो चीन की बुरी नजर है। गलवान घाटी पर भी वो कब्जा करना चाहता है कि गलवान घाटी एक ऐसी जगह है, वो बहुत ऊंचा क्षेत्र है, जिससे कि जिसके पास भी कोई ऊंचा क्षेत्र होता है, सीमा रेखा पर सैनिकों की चौकी पर निगाह रखना बहुत आसान हो जाता है उसके लिए। और गलवान घाटी एक ऐसी ही जगह है
युद्ध क्षेत्र के लिए, सैनिक चौकियां बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है। चीन की गंदी नजर गलवान घाटी पर भी थी। अक्सर चीन गलवान घाटी और पीओके तीनों ही वापस जाने की जैसे ही भनक लगती है चीन को, चीन बेकाबू हो जाता है, अपने सैनिकों को बफर क्षेत्र में घुसा देता है और युद्ध पर आमादा हो जाता है। ये अलग बात है कि हमारे 20 सैनिक 300 सैनिक की टुकड़ियों पर भारी पड़ गए और 300 सैनिकों को खदेड़ दिया, वहां से मौत के घाट उतार दिया, शहीद कर दिया। लेकिन ये हो क्यों रहा है? चीन बार बार हमारे देश में घुस क्यों रहा है? बार बार वो हमले क्यों कर रहा है? उसके सैनिक बफर क्षेत्र में जाकर चौकियां क्यों बना रहे हैं? क्या इसके पीछे भी भारत की कोई चाणक्य नीति है? क्या इसके पीछे भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की कोई नीति है? क्या भारत देश जानबूझकर ऐसा कर रहा है? हमारी सरकार की ये योजना है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। चीन सच में हमारे बफर क्षेत्र में घुसकर चौकियां बना चुका है और ये एक बुरी खबर बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। इसके लिए उकसाया है उसको भारत ने ही। क्यों उकसाया है ये कहानी अब आपको ये वर्षा जैन सुनाती है। कांग्रेस सरकार और हमारे चुप्पी किंग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार जब रही तो एक कांड हुआ जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन की है उसके बीच में एक करार हुआ। उस करार का परिणाम ये हुआ कि चीन ने अपनी बहुत सारी कंपनियां, अपने बहुत सारे उद्योग धंधे भारत में लगा दिए। बहुत सारा व्यापार वो चीन करने लगा हमारे हिंदुस्तान से और इससे हमारे देश के उद्योग धंधे ठप हो गए। उद्योग धंधे ठप होने से हमें 30 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। जी हाँ, 30 लाख करोड़ रुपए का घाटा। ये किस लिए हुआ? सिर्फ चीन की गंदी निगाह की वजह से। उसने सब्सिडी दी अपने व्यापार को, अपने उद्योग को, अपनी कंपनियों को भारत में उद्योग लगाने के लिए। इतना सस्ता माल बेचो कि उसका सामना भारत के उद्योग कर ही ना पाए, कोई टिक ही ना पाए तुम्हारे सामने। 2 रुपए की चीज 50 पैसे में बेचनी शुरू कर दी। हमारे उद्योग धंधे जैसे ही ठप हुए, चीन ने भारत की सारे उद्योगों पर, सारे व्यापार पर, सारी इकोनॉमी पर कब्जा करना शुरू कर दिया और वो कब्जा करता ही जा रहा था जब तक 2014 नहीं आया, मोदी सरकार हमारे देश में नहीं आई। WTO का सदस्य है भारतवर्ष, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब चीन को भारत इतनी आसानी से देश से बाहर निकालकर फेंक नहीं सकता, उसके उद्योग धंधे, उसकी कंपनियों को बंद नहीं कर सकता। उसको कारण देना होगा। कारण था पैदा किया गया, सुरक्षा का कारण। हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने सुरक्षा का कारण पैदा किया। चीन की बफर क्षेत्र में बार बार की घुसपैठ, चीनी सैनिकों की हाथापाई और देश की सुरक्षा का जब प्रश्न सामने आता है तो कोई भी कानून काम नहीं करता। WTO भी चुप हो जाता है और भारत ने चीन में आई बड़ी बड़ी कंपनियों को देश से निकालकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। अभी कुछ दिन पहले भारत ने बहुत सारे चीनी ऐप उठाकर बाहर फेंक दिए। इतनी आसानी से उन ऐपों को समेट कर बाहर फेंकना इतना आसान नहीं था। इसके पीछे भारत सरकार की, मोदी सरकार की चाणक्य नीति काम आई। क्या चाणक्य नीति? जो मैंने अभी बताई, सुरक्षा कारणों की वजह से कि भारत हमारे ऐप में, हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारे सोशल मीडिया में अपनी घुसपैठ कर रहा है, अपनी अड़ंगी अड़ा रहा है और हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए उन ऐपों को निकालकर बाहर फेंक दिया गया। आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। देश में होली और दिवाली एक साथ मनाई गई। चीन को सबक सिखाना, उसकी रीढ़ की हड्डी पर प्रहार करने के लिए भारत का ये पहला कदम था। उसके बाद चीन ने हमारे देश में जितने भी नई नई कंपनियों के साथ करार कर रखे थे, जो भी उसने पूंजी लगाने की सोची थी, मेट्रो रेल बनाने के लिए योजनाएं बनाई थी, उसने टेंडर पास करा रखे थे। सड़कें, मॉल, व्यापार, उद्योग, मेट्रो रेल, कलपुर्जे सभी बनाने के लिए फैक्ट्रियां
या तो लगा रखी थी या लगाने के उसके टेंडर पास करा रखे थे, वो सारे के सारे सबने फेल कर दिए। हमारे देश के सभी राज्यों ने, गुजरात ने, मध्य प्रदेश ने, सभी ने उसकी मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट के टेंडरों को सबको मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। उसकी सारी योजनाएं धरी रह गईं। WTO भी कुछ नहीं कर पाया। सुरक्षा कारणों से कोई कुछ नहीं बोल सकता, सारे कानून सुरक्षा के आगे फेल हैं। ये तो एक ही चोट थी भारत की चीन की रीढ़ पर, अभी तो प्रहार होने बाकी हैं। पूरा विश्व बौखलाया हुआ है जो वायरस का अटैक किया है चीन ने। इसका मतलब क्या है? चीन ने वायरस की फैक्ट्री लगा रखी है। जी हाँ, चीन ने एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी बना रखी है जहां पर वो इस तरह के वायरस से खिलवाड़ करता है, वायरस बनाता है। कोई चीज क्यों बनाएगा? क्योंकि उसके मंसूबे नापाक हैं। वो कभी भी वायरस का अटैक कर सकता है विश्व पर, और ये उसने एक परीक्षण किया है और इस परीक्षण को विश्व ने पहचान लिया है। अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, जापान, इजराइल सभी उसके दुश्मन बने बैठे हैं और सभी उससे बदला लेना चाहते हैं, और अब बदला लेने पर आमादा भी हो गए हैं। एक एक कर सभी लोग चीन की रीढ़ पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं, उसकी रीढ़ को तोड़ रहे हैं। अभी एप्पल से भी ये बयान आया है कि वो बहुत सारे ऐप अपने फोन से हटा रहा है। चीन के ऐप एक एक करके सभी देश हटा रहे हैं। चीनी कंपनियों को बाय बाय कर रहे हैं। चीनी सामान का बायकॉट न सिर्फ हमारे देश में हो रहा है बल्कि विदेशों में भी हो रहा है, और आज से ही नहीं हो रहा। हमने तो उसका बायकॉट सीरियसली अब शुरू करा है जब से ये चीन और भारत की झड़प हुई है जून में। लेकिन मैं गई थी यूरोप 2019 में, आज से करीब 9 महीने पहले, 8 महीने पहले गई थी, और मैंने देखा था पेरिस में H&M करके एक स्टोर था और उसमें बहुत कम कीमत पर सामान बेचा जा रहा था। पेरिस जैसी जगह में सामान बहुत महंगा होता है, लेकिन H&M में सामान बहुत कम कीमत का था, बहुत बड़ा स्टोर था। लेकिन मैंने देखा कि यूरोप का एक भी व्यक्ति, जी हाँ, एक भी व्यक्ति उस स्टोर से सामान बिल्कुल नहीं खरीद रहा था। बाहर आकर मैंने पूछा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं आप लोग यहाँ से सामान खरीदते? बाहर वही चीज अगर 500 रुपए की है तो अंदर वही चीज 20 रुपए की है। इतना फर्क, फिर भी कोई सामान नहीं खरीद रहा। उन्होंने कहा कि हम देशभक्त हैं, हम कम खा लेंगे लेकिन अपने देश का खाएंगे, अपने देश से गद्दारी बिल्कुल नहीं करेंगे। बाहर के देशों में, यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, हर जगह चीन के विरुद्ध युद्ध छिड़ा हुआ है। अपने ही देश का सामान यूज करने के लिए उन लोगों ने जंग छेड़ दी है। सभी नागरिक अपने देश का ही सामान खरीदते हैं। विदेशी सामान चाहे कम कीमत का हो या मुफ्त बराबर हो, तब भी वो बिल्कुल नहीं खरीदते। और अब यही परंपरा हमारे देश में भी लागू हो गई है। हमारे देशवासी जगह जगह होली जला रहे हैं चाइनीज सामान की। चीनी सामान जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है हर चौराहे पर। जगह जगह लोग नारे लगा रहे हैं, तख्ती लेकर निकल रहे हैं, मुंह पर मास्क लगाकर भी। घर में बैठने को तैयार नहीं। हर व्यक्ति से ये कहना चाहते हैं, हर व्यक्ति के पास ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, ढूंढो अपने घरों को, खंगालो अपनी हर अलमारी को, देखो कहीं कोई छिपा हुआ चीनी सामान तो नहीं। और कोशिश करो कि बाजार जब भी जाओ उसको अच्छी तरह देखो, परखो, समझो, और तभी खरीदो जब उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ हो। जब भारत का सामान आप खरीदेंगे तो चीन के ऊपर एक बहुत बड़ी आर्थिक चोट होगी, उसकी रीढ़ पर एक प्रहार होगा, और जब रीढ़ टूट जाएगी तो चीन कितना भी शक्तिशाली हो वो सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा, वो ढह जाएगा भरभरा कर। और एक भरभरा कर गिरे हुए देश की क्या हालत होती है वो आप आज रात सपने में जरूर देखिएगा, चीन को ढहते हुए देखिएगा। अगर आप इस तरह के सपने देखना शुरू करेंगे, अगर आप भारत के सच्चे नागरिक हैं, देशवासी हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, गर्व महसूस करते हैं अपनी मातृभूमि पर, अपनी माता पर आंच नहीं आने देंगे, उसके आंचल को मैला नहीं होने देंगे, ये कसम खा चुके हैं, तो कभी भी
चीन का बना हुआ सामान तो बिल्कुल भी मत खरीदिएगा, बिल्कुल भी नहीं खरीदिएगा, क्योंकि चीन का सामान खरीदना एक गद्दारी होगी आपकी अपने देश के साथ। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। समस्या को कैसे समाधान बनाया जाता है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इस समस्या को किस तरह समाधान बनाया, ये कहानी किस तरह शुरू हुई, ये मैंने आपको सुनाई। और ये इस तरह की सैनिक झड़पें होती रहेंगी। चीन की सेना बार बार बफर क्षेत्र में घुसती रहेगी, हमारी घाटियों में, डोकलाम में, गलवान में घुसती रहेगी, और आप बिल्कुल भी विचलित नहीं होइएगा। ये मत सोचिएगा कि युद्ध होगा, क्योंकि युद्ध ना तो भारत ही करना चाहता है और ना ही चीन करना चाहता है। भारत सिर्फ चीन को उकसा रहा है, और ये उसका मकसद कामयाब भी हो रहा है। जैसे ही चीन भारतीय सीमा में प्रवेश करता है, सैनिकों से झड़प करता है, हम सुरक्षा कारणों से चीन की कई कंपनियों को भारत से अलविदा कह देते हैं, उन्हें उड़ा देते हैं, उन्हें दूध में गिरी मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया जाता है। और जब तक चीन का पूरी तरह भारत से सफाया नहीं हो जाएगा, तब तक बार बार ऐसा ही होता रहेगा। इसका मैं 100% आश्वासन तो नहीं दे सकती कि चीन और भारत में युद्ध नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन उसकी आशंका बहुत कम है, क्योंकि युद्ध कोई भी देश नहीं करना चाहेगा, उससे दोनों ही देशों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से नुकसान ही होगा। और यह भी मत सोचेगा कि भारत किसी भी क्षेत्र में चीन से कम है, चीन पर युद्ध नहीं कर सकता। भारत के पास राफेल एक ऐसा हथियार है जिसका अभी तक पूरे विश्व में कोई तोड़ नहीं है। मैं आपको एक पिछले लाइव में बता चुकी हूँ कि किस तरह राफेल के थ्रू अगर मिसाइल छोड़ी जाएगी तो उसकी काट अमेरिका तक के पास नहीं है। और राफेल से अलावा भी हमारे पास सुखोई और बहुत सारे ऐसे हथियार हैं, विमान हैं, पोत हैं, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी दुश्मन का सामना आसानी से कर सकते हैं। हमारे हवाई अड्डे, हमारी सीमा रेखा, हमारी युद्ध नीति, सभी कुछ पूरी तरह मजबूत है, सशक्त है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और अभी भी एक ऐसी जगह, लद्दाख जैसी जगह में उस समय होकर आए हैं जबकि वहां पर अभी अभी युद्ध का माहौल बन गया था। एक बहुत बड़ी बात है किसी देश के प्रधानमंत्री का ऐसी जगह पर जाना, और वो भी उस समय जबकि युद्ध का माहौल हो। जबकि पिछले प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि चीन ने आंख दिखा दी थी, और एक बार नहीं कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन ये तो मोदी जी हैं, 56 इंच का सीना ऐसे ही नहीं कहा जाता, शेर हैं हमारे देश के। और हमारी भी मोदी जी ने हमारे को भी जगा दिया है नींद से, हर देशवासी की आंखें खोल दी हैं, और ये बता दिया है कि हर देशवासी 56 इंच का सीना रखता है, देश का एक मजबूत सिपाही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की लद्दाख यात्रा को आप हल्के में मत लीजिएगा। चीन और पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, और बहुत बड़े बड़े नए नीतियां बनाई गई हैं भारत के ऊपर, उनकी नीतियां बनाने के लिए। तो ये जो यात्रा थी प्रधानमंत्री जी की, ये ऐतिहासिक यात्रा है, और इसका बहुत बड़ा सामरिक राजनीतिक महत्व है। बस अंत में यही कहना चाहेगी भारतवर्ष की ये बेटी वर्षा जैन आपसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, अपने देश के प्रधानमंत्री पर यकीन कीजिए, उनकी नीतियों पर यकीन कीजिए। समस्या ही समाधान बन सकती है, इस बात पर यकीन कीजिए। हर समस्या, चाहे वो पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या राष्ट्रीय हो, उसे ही समाधान बनाना सबसे बड़ी चतुराई है, और यही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा है। विचलित बिल्कुल ना हो। अगर चीन बार बार भारत में घुस रहा है और विपक्षी ये कह रहे हैं कि चीन घुसा हुआ है, आप साबित कीजिए नहीं घुसा हुआ, तो हम छाती ठोक कर कहते हैं हाँ, चीन भारत में घुसा हुआ है, और उसका घुसना हमारे लिए फायदेमंद ही है। उससे आप बिल्कुल भी विचलित नहीं होइएगा।
अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने देश पर भरोसा रखिए, अपनी राष्ट्रभक्ति पर भरोसा रखिए। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। और अभी मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। सीमा खुरवाल जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम। कैसी हैं आप? नवोदयन पंडित जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? देवराजीवी जी, प्यारे भाई, कैसे हैं आप? डॉक्टर सुधीर कुमार जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? देवराजीवी जी, जयचंद शेरोन जी, जय श्री राम जी। प्रमोद बेबले जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? शुभम गुप्ता जी, जय श्री राम जी। शुभम जी, कैसे हैं आप? शालू कोहली जी, जय श्री राम जी। जयचंद शेरोन जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? जितेंद्र जी, कैसे हैं आप? जितेंद्र जी। रवि कप्तान, माननीय नेताजी, जय श्री राम, स्वागत है आपका आज की लाइव में। हमारी लाइव पूर्ण हो जाती है आपके आने से, बहुत ही बल मिलता है आप लोगों के आने से। केतन भाई जी, जय श्री राम जी। ईशु जैन जी, जय श्री राम जी। ईशु जी, कैसे हैं आप? ब्रिजेश गुप्ता जी कह रहे हैं, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत बधाई हो, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और निखिल कौशिक जी कह रहे हैं ये चाइना की बहुत पुरानी नीति है। निखिल जी, चाइना को आप भूल जाइए, इसकी नीतियों को भी भूल जाइए। आप अपने देश पर विश्वास रखिए, अपनी चाणक्य नीतियों में माहिर अमित शाह जी पर विश्वास रखिए, मोदी जी और योगी जी पर विश्वास रखिए। उन सब की नीतियाँ हमारी चाणक्य नीति के आगे बिल्कुल फेल हैं। देवेंद्र अग्रवाल जी, जय श्री राम जी। देवेंद्र जी, आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जायसवाल जी, जय श्री राम जी। हरीश मित्तल जी, जय श्री राम जी। धर्मपाल राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुधीर जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। जतेंद्र बाबा जी, जय श्री राम जी। मुकेश पांडे जी, जय श्री राम जी। जयचंद शेरोन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम जी। तरुण कुमार जी, जय श्री राम जी। निखिल कौशिक जी, जय श्री राम भाई। रॉकी सिंह जी, जय श्री राम जी। संजय कुमार जी, जय श्री राम जी। विनोद डाफ्रिक जी, जय श्री राम जी। बहुत अच्छे काम करते हैं विनोद जी और सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। दीपक जी तिवारी जी, जय श्री राम जी। दीपक जी, कैसे हैं आप? रॉकी सिंह, राम परिवार, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। जय श्री राम जी रॉकी जी। जय श्री राम जी। युवराज गुप्ता जी, जय श्री राम जी। शांति गौतम जी, जय श्री राम जी। शांति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुकेश दियोदर जी, जय श्री राम जी। अनिल पांडे जी, युवराज गुप्ता जी, सुरेश कुमार पांडे जी, जय श्री राम जी। राजीव वर्मा जी, मुकेश देवदर जी, जय श्री राम जी। राजीव शर्मा जी, जय श्री राम जी। नितिन आहूजा जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? रविंद्रनाथ जी यादव जी, जय श्री राम जी। राम कुमार जी, डॉक्टर कीर्ति प्रताप सिंह जी, जय श्री राम जी। मुकेश देवदर जी, जय श्री राम जी। श्रीकांत ओझा जी, जय श्री राम जी। ठाकुर कीर्ति प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रावण मास का नया सोमवार है, नया दिन है, शायद सावन का महीना शुरू होता है। बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये सावन बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो, सुमधुर हो और सारे पाप धो दे इस दुनिया के कोरोना को भी धो दे, हमारे देश से सभी पाप मिटा दे, हमारे देश को फिर से चमकीला कर दे और दुश्मनों का नाश करे। कश्मीर में 2 प्रधान का विरोध करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। मैं पढ़ के सुना रही हूँ। एक बहुत ही अच्छा स्लोगन आया है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है। भाजपा के प्रमुख बड़े नेताओं में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे पहले आते हैं। कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने या उस पर बहस के मुद्दे का इस्तेमाल भाजपा चुनावी वादे के रूप में करती रही। यही धारा है जो घाटी को भारत का हिस्सा होते हुए भी कुछ अतिरिक्त अधिकार देती है। इस पर सबसे पहले चोट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। उन्होंने उस समय कश्मीर में वो प्रधानमंत्री का विरोध किया। 2 प्रधानमंत्री का विरोध उन्होंने हमेशा किया। जम्मू कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का विरोध शुरू किया। उन्होंने एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान नहीं चलेंगे, ये नारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही सबसे पहले दिया था।
सिर्फ 33 साल की उम्र में कुलपति बन गए थे। ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई को 1901 में हुआ था और बंगाली परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम जोगमाया देवी मुखर्जी था और पिता आशुतोष मुखर्जी बंगाल के एक जाने माने व्यक्ति थे, कुशल वकील थे। डॉक्टर मुखर्जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय में स्नातक की डिग्री प्रथम श्रेणी में 1921 में प्राप्त की थी। उसके बाद उन्होंने 1923 में एमए और 1924 में बीएल किया। 1923 में वो सीनेट के सदस्य बन गए थे। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया। बाद में 1926 में लिकनसिन में अध्ययन करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए और 1927 में बैरिस्टर बन गए। सबसे कम उम्र में कुलपति का रिकॉर्ड उनका बनाया हुआ आज भी कायम है। डॉक्टर मुखर्जी 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के विश्व के सबसे कम उम्र के कुलपति बनाए गए थे। आज तक भारत में इतनी कम उम्र में कोई भी कुलपति आज तक नहीं बन पाया है। उनके पिता भी इस पद पर रह चुके थे। 1938 तक डॉक्टर मुखर्जी इस पद पर रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अनेक सुधार कार्य किए तथा कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के परिषद और कोर्ट के सदस्य थे। इंटर यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बंगाल विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1937 से 41 में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग का गठबंधन सत्ता में आया। इस समय डॉक्टर मुखर्जी विरोधी पक्ष से नेता बन गए। वे फजलुल हक के नेतृत्व में प्रगतिशील गठबंधन मंत्रालय में वित्त मंत्री के रूप में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने 1 वर्ष से कम समय में ही इस पद से त्याग पत्र दे दिया। बाद में वे हिंदू महासभा में शामिल हुए और 1944 में इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर मुखर्जी को उन्हें अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में सम्मानित किया। डॉक्टर मुखर्जी ने लियाकत अली खान के साथ दिल्ली समझौते के मुद्दे पर 6 अप्रैल 1950 को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। 21 अक्टूबर 1951 को उन्होंने भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी और इसके पहले अध्यक्ष बने। 1952 के चुनावों में भारतीय जनसंघ की संसद के 3 सीटों पर विजय प्राप्त की, जिनमें से 1 सीट पर डॉक्टर मुखर्जी जीत कर आए। आज़ादी के बाद भारत में विलय के साथ ही कश्मीर को विशेष अधिकार दे दिए गए। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, अलग संविधान था। वहां मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। डॉक्टर मुखर्जी ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, एक देश दो निशान, एक देश दो प्रधान, एक देश दो विधान नहीं चलेंगे। इसी बात का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर उन्होंने 11 मई 1953 को शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने उनको हिरासत में ले लिया। तब कश्मीर में प्रवेश करने पर एक प्रकार से पासपोर्ट के समान परमिट लेना पड़ता था। डॉक्टर मुखर्जी ने बिना परमिट लिए कश्मीर में प्रवेश किया, वहां गिरफ्तार हुए और कुछ दिन बाद ही 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। सीबीआई का कितनी बार जांच की याचिका दाखिल करने पर भी उनकी आज तक मृत्यु का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। आज उनकी 120वीं जयंती है। उनको शत शत नमन करते हैं। उनके ही दिखाई हुई राह पर चलने का प्रण लेते हैं और शपथ खाते हैं कि भारत कश्मीर का वो हिस्सा भी वापस लेगा जो कि पाकिस्तान में चला गया है और अक्सई चीन पर भी जरूर कब्जा करेगा। हमारे देश की एक एक इंच ज़मीन जो भी किसी ने हथियाई है, हम उसे वापस लेंगे, अपने देश में शामिल करेंगे। अपनी मातृभूमि का कर्ज चुकाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।